हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीडीपी के प्रैक्टिस पेपर का आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम 50 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं सीडीपी के। तो आइए शुरू करते हैं। हम अपना पहला सवाल, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है। ऑप्शंस हैं बच्चे के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, परिवेश के अनुसार या शिक्षक के अनुसार। तो समावेशी शिक्षा में जो हमको बदलना है वो बदलना है व्यवस्था के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जी हाँ, हम सोच रहे होंगे कि बच्चे या परिवेश के अनुसार, पर नहीं। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। इसका अर्थ है कि जो स्कूल का ढांचा है, पाठ्यक्रम है और शिक्षण विधियाँ है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो हर प्रकार के बच्चे, चाहे सामान्य हो या विशेष हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगला सवाल है, गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया या एडीएचडी। तो गणित से संबंधित अक्षमता की बात हो रही है। तो गणित में क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन से याद रखिएगा कि गणित से संबंधित अक्षमता को बोला जाता है डिसकैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने और भाषा समझने में कठिनाई होती है। डिसग्राफिया जो रहती है वो लिखने में कठिनाई होती है। और एडीएचडी जो होती है वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना और अति सक्रियता की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता और समस्या समाधान की वो अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं आयोजन, अनुवादक, प्रबोधन या उद्भवन। तो सृजनात्मकता और समस्या समाधान की वो अवस्था जिसमें असंगत सूचनाओं पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता उसको कहा जाता है उद्भवन। इसमें क्या होता है कि सृजनात्मक चिंतन के दौरान जब व्यक्ति समस्या पर सक्रिय रूप से काम करना छोड़ देता है, पर उसका जो अचेतन मन होता है वो समाधान खोज रहा होता है, तो वो बाहरी फालतू सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता। अगला सवाल है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में कौन सा युग्म असंगत है। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का है, मनोसामाजिक स्किनर का है और नैतिक विकास कोहलबर्ग का है। तो वृद्धि विकास के सिद्धांत में मनोलैंगिक जो है वो सिगमंड फ्राइड का है। इसके बाद मनोसामाजिक विकास जो है वो है वाइगोत्स्की का, वो है आपके एरिक्सन का, ना कि स्किनर का। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो संज्ञानात्मक विकास है वो जीन पियाजे का है और नैतिक विकास जो है वो कोहलबर्ग का है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। 5 मनोलैंगिक सिगमंड फ्राइड का हो गया, संज्ञानात्मक किसका हो गया, जीन पियाजे का हो गया, मनोसामाजिक एरिक्सन का है, स्किनर का जो है वो क्रिया प्रसूत है और नैतिक विकास जो है वो कोहलबर्ग का है। तो यहाँ से हमको 5 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है, ये किस प्रक्रिया का परिणाम है। परिपक्वता, अभ्यास, अधिगम या अभिभावकों का जोर। तो जब मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है तो ये परिणाम है परिपक्वता का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का विकास और उन पर नियंत्रण पाना मुख्य रूप से परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये एक जैविक प्रक्रिया है। जब तक शरीर के अंग परिपक्व नहीं होंगे, अभ्यास या अधिगम भी काम नहीं करेगा। अगला सवाल देखते हैं, जिस व्यक्ति में प्रेरक उपलब्धि की कमी होती है वो क्या प्रदर्शित करता है। उत्साह, निराशावाद, सक्रियता या आत्मविश्वास। तो जिस व्यक्ति में प्रेरक उपलब्धि की कमी होती है वो प्रदर्शित करता है निराशावाद। उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है वो शक्ति है जो हमको सफल होने के लिए प्रेरित करती है। अगर इसकी कमी हो तो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है और उसको हार का डर सताता है, जिसको कहा जाता है निराशावाद। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा का सही क्रम क्या है। आपको सही क्रम बताना है। तो सबसे पहला जो होता है नीड होता है। तो सबसे पहले आवश्यकता आएगा, फिर होता है प्रणोद। प्रणोद का मतलब होता है ड्राइव या तनाव जो आपको उसकी तरफ लेके जाता है। फिर आप उसका लक्ष्य निर्धारित करते हो, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो हम लक्ष्य उपलब्धि करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड, प्रणोद मतलब ड्राइव, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और लक्ष्य उपलब्धि। अगला सवाल है, निर्माणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एरिक्सन, बंडूरा, वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग। तो निर्माणवाद का जो सिद्धांत दिया गया था वो था वाइगोत्स्की के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक निर्माणवाद का जनक माना जाता है। उनका मानना था कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है।
अगला सवाल है, अधिगम और विकास की सुविधा के लिए सबसे शक्तिशाली मॉडल कौन सा है, जिसमें अधिगमकर्ता जिम्मेदारी लेता है, प्रतिस्पर्धा होती है, अच्छे परिणाम आते हैं या केवल शिक्षक प्रधान होता है। तो ये हम देख के बता सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा तो हमको नहीं करवानी है, अच्छे परिणाम रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं लेना है, और शिक्षक प्रधान तो कभी सही नहीं होगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें अधिगमकर्ता जिम्मेदारी लेता है। आधुनिक शिक्षा में स्वायत्त अधिगम ऑटोनोमस लर्निंग सबसे ज़्यादा प्रभावी है, जिसमें छात्र खुद अपने सीखने की जिम्मेदारी लेता है और सक्रिय रहता है। तो विकास और अधिगम सबसे तीव्र होता है। अगला सवाल है, शिक्षण की किस विधि के बारे में देखो, सुनो, सीखो, समझो का सिद्धांत लागू होता है? प्रदर्शन, व्याख्यान, आगमन या निगमन? तो देखो, सुनो, सीखो और समझो, ये सिद्धांत जो रहता है वो प्रदर्शन विधि में होता है। इसमें शिक्षक प्रयोग करके दिखाता है, छात्र उसको देखते हैं, सुनते हैं, फिर अवधारणा को समझते हैं, और ये जो आपका रहता है विज्ञान और क्रियात्मक विषयों के लिए सबसे उपयोगी है। अगला सवाल है, निगमनात्मक विधि किस प्रकार कार्य करती है? तो आगमन और निगमन हमने पढ़ा है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम बताते हैं। तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। हमको सुनने में लग सकता है कि वो सामान्य से विशिष्ट होगी, पर नहीं, विशिष्ट उदाहरण देते हैं और फिर सामान्य की तरफ चलते हैं। और निगमन जो रहता है जस्ट उल्टा रहता है, इसमें पहले नियम बताते हैं और फिर उसके बाद आप उसका उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से अवलोकन की ओर, अवलोकन से उदाहरण की ओर, या सामान्यीकरण से विनिर्देशों की ओर। तो निगमनात्मक विधि किस में चली जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, नियम से अवलोकन की ओर, रूल टू एग्जाम्पल की ओर चलती है। गणित और व्याकरण पढ़ाने में इसका यूज़ होता है, और फिर सब इसमें पहले सूत्र बताते हैं और फिर सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, कक्षा में पीछे बैठकर बात करने वाले छात्र से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनको कक्षा से बाहर निकालना, दंड देना, पूछना कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब निदान, या उनकी उपेक्षा करना। तो आपकी कक्षा में चाहे आपका छात्र आपके सर पे चढ़ के नाचे, आपको उसको कक्षा से बाहर नहीं निकालना है, दंड नहीं करना है, ना कि उसकी उपेक्षा करना है, बल्कि आपको पूछ पूछ करके उस बच्चे की परेशानी को हल करना है कि बेटा तुमको क्या परेशानी है। भले ही वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, पर क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो बच्चा आपके सिर पे चढ़ेगा, आपको उससे पूछना है कि क्या हुआ बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक समस्या की जड़ तक जाता है, बच्चों से बात करके उनकी अरुचि का कारण जानता है, फिर उसका निदानात्मक शिक्षण देखता है। यही कहलाता है निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग, जिससे समस्या का स्थायी समाधान मिलता है। अगला सवाल है, शिक्षक के लिए सीखने के प्रति बच्चे की योग्यता को समझने का सबसे उपयुक्त संकेत क्या है? छात्र का उत्तर देना, छात्र का रिपोर्ट कार्ड, होमवर्क पूरा करना, या कक्षा में अनुशासन? तो सीखने के लिए सीखने के प्रति बच्चे की योग्यता को समझने का सबसे उपयुक्त संकेत पूछ रहा है। तो संकेत में आप क्या देखोगे? ये देखोगे कि छात्र का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, क्योंकि इसमें आप संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों क्षेत्र को देखते हो ना, इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा सही सटीक संकेत मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने विकास के चरणों से जुड़े सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? फ्रायड, पियाजे, एरिक्सन या बंडूरा? तो विकास के चरणों से जुड़े सिद्धांत फ्रायड ने दिए, पियाजे ने दिए, एरिक्सन ने भी दिए, पर बंडूरा ने नहीं दिए। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, जो उन्होंने विकास के अलग अलग चरणों की बात इसमें नहीं की, और बाकी सारे लोगों ने विकास के अलग अलग चरणों में विकास को विभाजित किया। अगला सवाल है, प्रतिभावान बच्चों के लिए क्षमता समूह का पृथक्करण क्यों किया जाता है? अनुशासन के लिए, विचार विमर्श और उत्तेजना के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, अलग रखने के लिए, या परीक्षा के लिए? तो प्रतिभावान बच्चों के लिए क्षमता समूह का पृथक्करण किया जाता है कि विचार विमर्श और उत्तेजना के बेहतर अवसर प्रदान किए जाए। अगला सवाल देखते हैं, अधिगम की निर्योग्यता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? केवल शारीरिक कमी, केवल मानसिक कमी, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, या इनमें से कोई नहीं? तो शारीरिक और मानसिक दोनों कारण हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अन्वेषणात्मक उपागम इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, लेव वाइगोत्स्की या एल्बर्ट बंडूरा? तो अन्वेषणात्मक उपागम का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है जेरोम ब्रूनर को। इन्होंने खोज अधिगम का सिद्धांत दिया था, और इनका मानना था कि छात्र जब अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं तब वो सक्रिय और प्रभावी ढंग से सीखते हैं।
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसको ZPD सिद्धांत कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। और एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत मूल रूप से किसके द्वारा तैयार किया गया? ऑप्शन हैं यूरी ब्रोन, फ्रेनबेनर, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन या BF स्किनर। तो पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत मूल रूप से यूरी ब्रोन फेनब्रेनर के द्वारा तैयार किया गया। इन्होंने बताया कि बालक का विकास उसके वातावरण के विभिन्न घेरों जैसे परिवार, स्कूल, समाज के प्रभाव से होता है, और इन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए। BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अगला सवाल है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग शामिल होते हैं? केवल मस्तिष्क, केवल मेरुदंड, मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों, या नसों का जाल? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के क्षेत्र में MKO का क्या अर्थ है? कई बार हमको MKO का फुल फॉर्म पूछता है। तो MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर्स। वो व्यक्ति जो सीखने वाले से ज़्यादा ज्ञान रखता है उसको कहा जाता है MKO। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, वाइगोत्स्की के अनुसार MKO वो व्यक्ति है जिसके पास सीखने वाले बालक से अधिक अनुभव या ज्ञान हो और वो उसको सिखाने में मदद करे। वो उसके आसपास का कोई भी व्यक्ति, शिक्षक, माता पिता या साथी हो सकते हैं। अगला सवाल है, अधिगम के सिद्धांत में अनुकरण, मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल, एल्बर्ट बेंडूरा, जीन पियाजे या पावलो? तो अधिगम के सिद्धांत में अनुकरण का सिद्धांत दिया था एल्बर्ट बेंडूरा ने। उन्होंने बताया कि बच्चे समाज में दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीखते हैं। इसको सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। पावलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और क्लार्क हल ने दिया था प्रबलन या पुनर्बलन का व्यवस्थित सिद्धांत। अगला सवाल है, पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अब भी ये सवाल आया कि पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्लार्क हल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थित रूप से पुनर्बलन का सिद्धांत जो था वो क्लार्क हल ने दिया था। स्किनर ने जो बताया था पुनर्बलन का उपयोग, पर व्यवस्थित जो था वो हल को माना जाता है। कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो चिंपैंजी वाला प्रयोग हुआ था वो। अगला है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन की अवस्था किसने कहा? किलपैट्रिक, रॉस, फ्रायड या वॉटसन? तो बाल्यावस्था को कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा था किलपैट्रिक ने। उनका मानना था कि बाल्यावस्था में बच्चा अपने समूह में श्रेष्ठ बनने के लिए दूसरों के साथ प्रतियोगिता करता है और या द्वंद्व की स्थिति में रहता है। रॉस ने बाल्यावस्था को कहा था मिथ्या परिपक्वता का काल। तो ये सब सवाल बहुत आता है एग्जाम में कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? तो कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं, संवेगों का आधिक्य मुख्य रूप से किस अवस्था की विशेषता है? एक्सेस ऑफ इमोशंस, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इमोशंस जो आते हैं वो आते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण इमोशंस आते हैं, गुस्सा, प्रेम, चिंता, ये सब तेज़ हो जाते हैं। इसलिए स्टैनले हॉल ने अपनी बुक एडोलेसेंस में किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तो ये सवाल भी आता है कि तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, किसने कहा है और कौन सी बुक है? तो बुक है एडोलेसेंस, राइटर है स्टैनले हॉल, और इसको कहा जाता है किशोरावस्था को। मिथ्या परिपक्वता बाल्यावस्था, तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था। अगला सवाल है, दिव्य स्वप्न मतलब डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, आँख खोलकर सपने देखना, ये अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो डे ड्रीमिंग की जो अवस्था है वो किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि किशोर व्यक्ति क्या रहता है? वास्तविक दुनिया से दूर किसी भी चीज़ को देख करके अपनी कल्पनाओं में एक अलग दुनिया बना लेता है और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते सपने में देखता है। इसको बोला जाता है देव स्वप्न। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा का सूत्र है M=N+D+I। इसमें D का क्या मतलब है? तो M जो है वो मोटिवेशन है, इसमें N जो है वो नीड है, आवश्यकता है, D है ड्राइव जिसको चालक या प्रणोद बोला जाता है, और I जो है आपका इंसेंटिव है जिसको प्रोत्साहन बोला जाता है। तो सब याद रखेंगे इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, इसमें ये देख लेते हैं कि डी जो है वो ड्राइव है, जिसको चालक या प्रणोद बोला जाता है। एन नीड आवश्यकता है, जैसे भूख। डी मतलब ड्राइव तनाव जो खाने की ओर लेके जाता है, और इंसेंटिव है भोजन जो भूख को शांत करता है। अगला सवाल है सीखने की वो अवस्था जिसमें अनावश्यक विचारों को मस्तिष्क से अलग किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आयोजन, प्रबोधन, उद्भवन या अनुवादक। तो सीखने की वो अवस्था जिसमें अनावश्यक विचारों को मस्तिष्क से अलग किया जाता है वो कहलाती है उद्भवन, जिसको इंक्यूबेशन बोला जाता है। सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है, जब हम कुछ चीज़ों का हल नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसको हम छोड़ देते हैं हल करना, तो हमारा दिमाग क्या करता है, हमने प्रैक्टिकली उसको हल करना छोड़ दिया पर दिमाग में हम उसके बारे में सोचते रहते, तो दिमाग उस टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचता है, जो भी अगल बगल एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही है उन सूचनाओं से अपना ध्यान हटा देता है। इसको बोला जाता है इंक्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डेविड मैक्लेलैंड, सिगमंड फ्राइड, मैस्लो या स्किनर। तो उपलब्धि प्रेरणा अचीवमेंट मोटिवेशन का जो सिद्धांत है वो दिया था डेविड मैक्लेलैंड ने। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों में सफलता प्राप्त करने और ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा होती है, जिसको बोला जाता है उपलब्धि अभिप्रेरणा। मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत दिया। अगला सवाल है आगमन विधि का मुख्य सोपान क्या है? तो निगमन विधि वाले क्वेश्चन में हमने आगमन निगमन को अच्छे से पढ़ा था कि निगमन जो रहता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। विशिष्ट मतलब विशिष्ट उदाहरण और सामान्य मतलब सामान्य नियम। तो इसीलिए निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट और आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वायलिन वादक में किस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है? भाषाई, संगीत, तार्किक या शारीरिक गतिज। तो वायलिन वादक है, वायलिन बजाएगा तो वो संगीत का काम कर रहा है, इसलिए उसमें कौन सी बुद्धि रहेगी? संगीत बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति सुर, ताल, लय और ध्वनि को बेहतर समझता है उसमें संगीत बुद्धि अधिक होती है। तार्किक बुद्धि में गणित और वैज्ञानिकों में होती है, और शारीरिक बुद्धि जो रहती है वो नर्तकों और एथलीट्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र जो अक्षरों और शब्दों को उल्टा लिखता है, जैसे 100 को लिखेगा वॉज और बी को लिखेगा डी, ये कौन सी समस्या है? डिस्प्रैक्सिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया या डिस्कैल्कुलिया है? तो जब अक्षरों और शब्दों को उल्टा लिखता है तो ये अधिगम अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता जो होता है वो कहलाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पठन अक्षमता है, इसमें बालक वर्णों का जो रहता है वो मिरर इमेज बना देता है, शब्दों के क्रम को भी नहीं पहचान पाता है, जिससे लेखन में भी त्रुटियां होती है। डिस्प्रैक्सिया क्या है? ये फाइन मोटर स्किल्स जैसे बटन दबाना है, पेंसिल पकड़ना है, ये सब नहीं कर पाता है। डिस्फेजिया में होता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, जिसमें बोलने में अक्षमता होती है। और डिसकैल्कुलिया जो है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मतलब गणित कठिनाइयों से संबंधित विकार। अगला सवाल है हस्तलेखन, हैंडराइटिंग से जुड़ी कमी जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है वो क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया या एफेजिया। तो लिखने में जो कमी होती है वो कहलाती है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बालक की लिखावट बहुत ख़राब होती है, अक्षरों का आकार अनिश्चित होता है और लिखने से मांसपेशियों में दर्द या तनाव होता है। डिस्थीमिया जो रहती है वो गंभीर तनाव, क्रोनिक डिप्रेशन की अवस्था है। एफेजिया जो है उसमें मस्तिष्क में चोट लगने के कारण भाषा समझने और बोलने की अक्षमता होती है। अगला सवाल है गद्यात्मक कौशलों में अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? फाइन मोटर स्किल्स में जो अधिगम अक्षमता होती है वो डिस्प्रैक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया है। तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको ये तो पता है कि डिसकैल्कुलिया जो है वो मैथ्स का है, डिसलेक्सिया जो है वो क्या है आपका पठन अक्षमता है, और डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने में है। तो मोटर स्किल्स में क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया मस्तिष्क द्वारा मांसपेशियों को भेजे वाले संकेतों में समन्वय की कमी है, जिससे बालक को दौड़ने, कूदने या सुई में धागा डालने जैसे कार्यों में कठिनाई होती है। अगला सवाल है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इससे ग्रसित बालक की मुख्य विशेषता क्या है? बहुत अधिक शांत रहना, एक स्थान पर लंबे समय तक बैठना, आवेगशीलता और ध्यान में कमी,
या उत्कृष्ट स्मृति। तो अटेंशन डेफिसिट मतलब कि वो अब एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो ध्यान में कमी हो जाती है। और हाइपर एक्टिविटी मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आवेगशीलता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि बिहेवियरल डिसेबिलिटी है। इसमें आपका व्यवहार संबंधी विकार है जिसमें बालक का ध्यान भटक जाता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बेचैन रहता है। अगला सवाल है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, इसके संबंध में कौन सा लक्षण सही है? उच्च स्तर का सामाजिक कौशल, संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया में चुनौती, बहुत तेज़ बोलने की क्षमता या गणित में असाधारण प्रतिभा। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है इसमें क्या होते हैं कि संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया में चुनौती रहती है। ऑटिज्म से ग्रसित बालक सामाजिक संपर्क बनाने में कतराते हैं, नज़रों से नज़रें नहीं मिलाते और एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं। अगला सवाल है गणितीय गणनाओं को करने में असमर्थता और सूत्रों को याद न रख पाना किस विकार को दर्शाता है? ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, वर्बल डिस्कैल्कुलिया, लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं और सूत्र को याद भी नहीं रख पाते। तो ये जो है ये तीनों के अंतर्गत आता है। डिस्कैल्कुलिया जो रहता है इसमें कई रूप है। एक में आपको गणितीय शब्द नहीं समझ आते, वो वर्बल है। लेक्सिकल में क्या होता है, गणितीय जो सिम्बॉल्स रहते हैं वो पढ़ने में कठिनाई होती है और ग्राफिकल में अंकों को लिखने में कठिनाई होती है। पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गणितीय गणनाएँ भी नहीं हो रही है, सूत्र भी याद नहीं रख पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ग्राफिकल भी होता है, वर्बल भी होता है और लेक्सिकल भी रहता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अर्थ को समझने और व्यक्त करने में कठिनाई क्या कहलाती है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एफेजिया या डिस्फेजिया, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या डिसलेक्सिया। तो अर्थ को समझने और व्यक्त करने में जो कठिनाई है वो कहलाता है एफेजिया, जिसको डिस्फेजिया भी बोलते हैं। ये भाषा विकार है जहाँ व्यक्ति के विचार तो स्पष्ट होते हैं लेकिन वो उनको सही शब्दों में पिरोकर बोल नहीं पाता। अगला सवाल है बालक द्वारा पेंसिल ठीक से ना पकड़ पाना या रेखाओं के बीच ना लिख पाना किस विकार का लक्षण है? डिस्कैल्कुलिया, डिस्फ्रेक्सिया, डिसलेक्सिया या एफेजिया। तो पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पा रहा है, रेखाओं के बीच लिख नहीं पा रहा है, तो ये जो है वो फाइन मोटर से रिलेटेड है जिसको डिस्फ्रेक्सिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हाथ और आँख के कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण बालक जो रहता है, जो छोटे छोटे कार्य रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइन मोटर स्किल्स चाहिए, उसको करने में असफल होता है। अगला सवाल है डिसलेक्सिया का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के शिक्षण में है? शारीरिक, उपचारात्मक, संगीत या नैतिक। तो डिसलेक्सिया का संबंध जो है मुख्य रूप से उपचारात्मक शिक्षण में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण सबसे अनिवार्य है, जहाँ उनकी विशिष्ट कमियों को पहचान कर अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी NVLD, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो याद रखेंगे। NVLD का फुल फॉर्म है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। इसका मुख्य लक्षण क्या है? पढ़ने में समस्या, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा को समझना नहीं पाना, गणना में समस्या या लिखने में समस्या। तो NVLD जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा को ना समझ पाना। जैसे आजकल लोग सार्केज्म करते हैं कि सामने से कुछ रहता है और पीछे से मतलब मजाक उड़ा देते हैं, लोगों को समझ नहीं आता। तो ये होता है NVLD नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा को नहीं समझ पाते। इसमें अगर आप मुंह से बोल के बताओगे कि मैं नाराज़ हूँ तो समझ जाएगा, पर आप नाराज़ हो और कुछ करके दिखा रहे हो कि आप नाराज़ हो, जैसे आप सामने वाले से बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे तो आंसर नहीं कर रहे, तो कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ को समझ नहीं आता कि वो नाराज़ है, वो आपको लगता है कि हाँ वो अपने काम में बिज़ी है इसीलिए नहीं बात कर रहा है। तो ये होता है NVLD डिसऑर्डर। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो वस्तु स्थायित्व मतलब क्या होता है कि वस्तु कहाँ पर थी वहीं पर है, ये जानता है अगर बच्चा तो वो कहलाता है वस्तु स्थायित्व। जिसे मतलब अगर आप क्या कर रहे हो,
किसी चीज़ को छुपा दे रहे हो, तो बच्चा बाद में आकर आप बॉल से खेल रहे हो, फिर उस बॉल को कपड़े से ढक दे रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा, कपड़ा हटाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे बॉल है। तो ये बच्चे के अंदर कहाँ आ जाता है, संवेदीगामक अवस्था में ही आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 18 से 24 महीने की जी उम्र में बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आँखों से भले ही ओझल हो गई है पर अस्तित्व में है। पूर्व संक्रियात्मक जो है वो 2 से 7 साल है, जिसमें जीववाद और अहम केंद्रित व्यवहार होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 है, जिसमें संरक्षण और तर्क की शुरुआत होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ZPD, जोन ऑफ प्रोसिकल डेवलपमेंट। बालक का अकेले कार्य करना, वो अंतर जो बालक खुद कर सकता है और किसी की मदद से कर सकता है। स्कूल का भौतिक वातावरण या आनुवांशिक क्षमता। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र वो है जहाँ बालक खुद कर सकता है और किसी की मदद से कर सकता है, उनके बीच का अंतर, इसको बोला जाता है ZPD, जहाँ बालक किसी MKO की मदद से कठिन काम को पूरा करता है। अगला सवाल है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका भ्रांति ये किस अवस्था में होती? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था? तो मनोसामाजिक सिद्धांत में पहचान बनाम भूमिका जो रहती है वो किशोरावस्था में होती है, जिसमें 12 से 18 वर्ष में किशोर समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और असफल होने पर अपनी भूमिका को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर पर नैतिकता किस पर आधारित होती है? दंड और आज्ञाकारिता, व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक नियम कानून या सार्वभौमिक मानवाधिकार? तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर पर जो नैतिकता है वो आधारित होती है सामाजिक नियमों और कानूनों पर। इस स्तर पर बच्चा जो है वो समाज द्वारा बनाए गए नियमों की सही मानता है और अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है। अगला सवाल है, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक या कोहलर? तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग करके बताया कि अधिगम प्रयास की पुनरावृत्ति और गलतियों के सीखने की प्रक्रिया है। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धि का अर्थ क्या है? दूसरों के भाव को समझना, स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना, प्रकृति के प्रति प्रेम या भाषा पर नियंत्रण? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो अंतःवैयक्तिक है बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि मतलब खुद की भावनाओं और क्षमताओं को समझना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। इंट्रापर्सनल मतलब खुद के बारे में और इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के बारे में। अगला सवाल है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? इदम, अहम, परा, अहम या लिबिडो? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है व्यक्तित्व का वो भाग है इदम। ऑप्शन नंबर ए, ईड या इदम बोला जाता है। ये तत्काल संतुष्टि चाहता है और इसमें अनैतिक इच्छाएं होती है। ईगो जो रहता है वो वास्तविकता पर और सुपर ईगो जो है वो नैतिकता पर कार्य करता है। अगला सवाल है, अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद या संरचनावाद? तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद में जो प्रमुख वैज्ञानिक है वो है कोहलर, कोफ्का और वर्दिमर। इन्होंने गेस्टाल्ट पर बल दिया। इनके अनुसार अधिगम जो है वो अचानक आने वाली सूझ का परिणाम है। अगला सवाल है, एफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर दबाना सीखता है। ये भोजन क्या है? दंड, धनात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन या तटस्थ उद्दीपक? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो चूहा भोजन के लिए लीवर दबाता है वो है धनात्मक पुनर्बलन, मतलब काम करेंगे तो लीवर उठेगा तो खाना मिलेगा, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक, सुरक्षा, आत्मसिद्धि या सम्मान की आवश्यकता? तो जो आवश्यकता पदानुक्रम है अब्राहम मैस्लो का, उनमें जो सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है वो है आत्मसिद्धि, जो सबसे अंतिम और सर्वोच्च आवश्यकता है जहाँ व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और इससे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस
क्वेश्चंस जो देखने मिले हैं वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। CDP की, हिंदी की और इंग्लिश की, तीनों की आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, जिसमें डेली 50-50 क्वेश्चन के वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड होते हैं और आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन के बारे में क्वेरी या सजेशन हो, और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।